सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र से बनने वाले लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर अभी मैंने कुछ दिनों पहले चर्चा ही की थी कि आप लोगों के कमेंट इतने ज़्यादा आ गए कि गुरुजी सेकंड जो पेपर होता है सोशियोलॉजी का बीए के 5th सेमेस्टर में, जिसमें आपको खास करके रिसर्च मैथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेस के बारे में पढ़ना होता है, यानी कि सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति, ये आपके पेपर का नाम है। इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को दीजिए, क्योंकि ये एक प्रकार से कहीं नहीं मिल रहे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोगों के लगातार कमेंट आए, व्हाट्सएप पर एसएमएस आए, मेरे पास फ़ोन कॉल्स तमाम सारी आई कि गुरुजी जो है कृपया करके ये वीडियो बनाइए। तो देखिए, ये मैंने आपके लिए लेकर के आया हूँ सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति, यानी कि समाजशास्त्र का सेकंड पेपर 2025 का ये मॉडल पेपर है। सभी विश्वविद्यालयों में यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछले 2-3 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए विभिन्न विश्वविद्यालयों में, उनको इंक्लूड करके एक प्रकार से यह मॉडल पेपर बनाया गया है, जिसमें 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि बीए के 5वें सेमेस्टर यानी 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय जो है, जिसमें आपका पेपर होता है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, मासा कुम्भरी यूनिवर्सिटी, ठीक है, और इसके अलावा और भी जो विश्वविद्यालय हैं, सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति आपके पेपर का नाम है। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। इससे बाहर कुछ आपका प्रश्न आने वाला है नहीं। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो आपका डी मतलब कि जो आपका SOC 303 यानी कि 302 का एक प्रकार से जो पेपर होता है, ठीक है, SOC 302, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ में और सभी विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, तो इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे हैं, जो कि परीक्षाओं में खूब पूछे गए हैं। ठीक है, चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन आ चुका है, किसने सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा एक वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में किया है? यानी किसने सामाजिक अनुसंधान क्या होता है? सोशल रिसर्च कहते हैं सामाजिक अनुसंधान को। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान पद्धति और सामाजिक विज्ञान में बेसिकली पूछा रहा, तो सामाजिक विज्ञान में जब सामाजिक अनुसंधान की बात करेगा, तो सामाजिक अनुसंधान मतलब होता है सोशल रिसर्च। पहले जब आप BA 3rd ईयर में होते थे, तब आपको सोशल रिसर्च मेथड पढ़ना पड़ता था। वही सोशल रिसर्च मेथड ही ये जो है आपका ये पेपर बन करके नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग आया है। तो लगभग सभी विश्वविद्यालयों में यही है। अब प्रश्न आपसे जो पूछा गया, इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा एक वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में किसने किया है, बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। PB यंग महोदय ने इसको कहा था। किसने? PB यंग महोदय ने क्या किया है? PB यंग महोदय ने परिभाषा अनुसंधान की, सामाजिक अनुसंधान की पद्धति कैसे दी है? एक वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में दी है। ठीक है, यानी बेसिकली सामाजिक अनुसंधान जो होता है, ये एक वैज्ञानिक पद्धति ही होता है। वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा ही डाटा का कलेक्शन किया जाता है और रिसर्च की जाती है किसी भी मुद्दे को लेकर के। ठीक है, समाजशास्त्रीय मुद्दे पर रिसर्च की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, किसने कहा है कि किसी विषय विशेष पर सावधानी और परिश्रम पूर्वक किए गए विस्तृत अध्ययन को, जिसका उद्देश्य मानव ज्ञान के कोश में वृद्धि करना होता है, उसी को रिसर्च, अनुसंधान या अन्वेषण कहा जाता है? बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है अनुसंधान की। देखिए, अनुसंधान क्या होता है? कोई विषय होता है, कोई मुद्दा होता है, उस विषय विशेष पर क्या होता है, बड़ी ही सावधानी पूर्वक और परिश्रम पूर्वक, बड़ी मेहनत लगती है रिसर्च करने में। ठीक है, किए गए विस्तृत अध्ययन को, यानी उस पर अध्ययन किया जाता है परिश्रम करके और सावधानी पूर्वक, एकदम से बहुत ही बारीकी के साथ, जिसका उद्देश्य क्या होता है? ये उद्देश्य क्यों हम इसका क्यों करते हैं? क्योंकि मानव ज्ञान का जो कोश है उसमें वृद्धि हो, मानव का जो एक प्रकार जानकारी का लेवल है वो और बढ़े, और किसी भी मुद्दे पर और डीप से डीप जा करके जानकारी ग्रहण करे कि आखिरकार ये चीज़ है क्या। इसी को अनुसंधान कहा जाता है। ये परिभाषा किसने दी है भैया? इस परिभाषा को किसने दिया है? बिल्कुल आप सभी के करेक्ट आंसर आए। जिन छात्रों के B ऑप्शन आए हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिन्होंने B लगाया है, मैनहाइन और साइमन, इन दोनों ने कहा, क्या कहा? कि किसी विषय विशेष पर सावधानी और परिश्रम पूर्वक किए गए विस्तृत अध्ययन को, जिसका उद्देश्य मानव ज्ञान के कोश में वृद्धि करना या बढ़ोतरी करना होता है, उसी के अनुसंधान कहते हैं। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, B ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया भैया। तीसरा प्रश्न है, किसने कहा है। देखिए समाजशास्त्र से अगर आप टीजीटी पीजीटी करने सोच रहे हैं या एमए का एंट्रेंस देना चाहते हैं, जैसे कि आप बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं, जेएनयू में, डीयू में पढ़ना चाहते हैं या अन्य विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं जो कि एक प्रकार से केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो भी आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्व यानी सीयूईटी का पेपर देने के लिए इंपॉर्टेंट है। किसने कहा है कि विज्ञान का लक्ष्य ऐसा ज्ञान है जो इस अर्थ में वस्तुनिष्ठ होता है कि उसका अंतर विषयक सत्यापन हो सकता है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किसने कहा कि विज्ञान का लक्ष्य क्या होता है। विज्ञान का, साइंस का लक्ष्य होता है क्या, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना। कैसा ज्ञान, जो इस अर्थ में वस्तुनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ माने ऑब्जेक्टिव होता है कि उसका अंतर विषयक सत्यापन हो सकता है, यानी उसको एक प्रकार से उसके डीप से डीप जा करके उसको अगर रिसर्च करेंगे तो चीज़ें वही निकलेंगी। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है विज्ञान का लक्ष्य यही होता है। इस कथन को किसने कहा है भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बीर स्टेड ने कहा है। किसने कहा है, बीर स्ट्रीट ने कहा है। बीर स्ट्रीट कहीं कहीं पर बीर स्टेड लिखा रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 2022 में ये भी प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, किसने कहा है कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ यह है कि जांच पड़ताल और अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्ष। क्या, जांच पड़ताल और अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्ष जो होता है, अध्ययनकर्ता जो अध्ययन कर रहा होता है, जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति होता है, उसकी प्रजाति, उसका रंग, पंथ, व्यवसाय, राष्ट्रीयता, धर्म, नैतिकता, रुझान और राजनीतिक प्रवृत्तियों से स्वतंत्र रहना चाहिए। यानी कि अगर मान लेते हैं रिसर्च करने वाला व्यक्ति, मान लेते हैं कि वो अपने प्रजाति पर रिसर्च कर रहा है और किसी दूसरी प्रजाति से है, और वो अपनी प्रजाति पर मतलब कि मान लेते हैं वो ए प्रजाति का है और बी प्रजाति पर रिसर्च कर रहा है, तो बी के जो एक प्रकार से गुण होंगे, क्वालिटी होगी, कहीं ना कहीं पे उसको एक प्रकार से ए से कम दिखाने का प्रयास करेगा। इस वजह से एक प्रकार से वस्तुनिष्ठता का मतलब सीधा सीधा होता है कि आप बिना हिले, बिना मतलब कि कहने का मतलब ये कि बिना किसी तरफ झुकाव के आप वस्तुनिष्ठ होकर के या एक प्रकार से आप जो है तटस्थ होकर के किसी भी मुद्दे पर रिसर्च करें। यानी उस पर आप पर, यानी जो एक रिसर्च करता हो या अनुसंधान करता हो, उस पर किसी बाहरी वातावरण का प्रभाव ना पड़े कि वो किस जाति का है, किस प्रजाति का है, वो महिला है कि पुरुष है, ठीक है, वह एक प्रकार से हिंदू है या मुसलमान है, वह ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, या इस पर मतलब उसका जाति विशेषता, व्यवसाय, राष्ट्रीयता, पंथ, धर्म, नैतिकता, इन सभी का कोई रुझान नहीं होना चाहिए। उसको तटस्थ होकर के बिना किसी एक प्रकार से दाग दबाव के उसको एक प्रकार से रिसर्च करना चाहिए। और रिसर्च में वस्तुनिष्ठता जो होती है व्यक्ति तभी प्राप्त कर पाएगा जब इन सभी मुद्दों से एक प्रकार से वो परे हो पाएगा। किससे, धर्म से, नैतिकता से, राष्ट्रीयता से, ठीक है, राजनीतिक प्रवृत्तियों से, पंथ से, रंग से, प्रजाति, व्यवसाय, इन सभी से वो तटस्थ होकर के, स्वतंत्र होकर के जब किसी मुद्दे पर रिसर्च करेगा तब वही एक प्रकार से चीज़ वस्तुनिष्ठता कहलाती है। वस्तुनिष्ठता की परिभाषा इस तरीके से किसने दी है, वस्तुनिष्ठता की परिभाषा को देते हुए रॉबर्ट बीर स्ट्रीट ने कथन कहा। किसने कहा है, बीर स्ट्रीट ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन लगा दीजिएगा, 2022 में प्रश्न आया है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा भैया, 5वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रिसर्च मेथड्स इन द सोशल साइंसेज, बड़ी फेमस पुस्तक है। 2022 और 2023 और 24 में भी प्रश्न ये पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। रिसर्च मेथड्स इन द सोशल साइंसेज, इस पुस्तक को किसने लिखा है, इस पुस्तक को किसने लिखा है, नैकमियास और नैकमियास ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिसर्च मेथड इन सोशल साइंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। प्रश्न आपका 6ठा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज शास्त्रीय अनुसंधान का अंतिम चरण होता है। समाज शास्त्रीय अनुसंधान का जो अंतिम चरण होता है भैया वो कौन सा होता है, प्रतिवेदन लेखन। क्या होता है, प्रतिवेदन लेखन अंतिम चरण होता है। प्रतिवेदन लेखन समझते हैं, यानी रिपोर्ट लेखन करना ही अंतिम चरण होता है, ठीक है। वैसे इसका जो चरण होता है, पहला क्या होता है, पहला होता है आपका किसी समस्या का चुनाव करना, तो समस्या का चुनाव करना पहला होता है, ठीक है। इसके बाद में समस्या का चुनाव करना पहला। दूसरा होता है संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लेना। तीसरा होता है उस साहित्य की इकाइयों का किस तरीके से हमको अध्ययन करना, विभिन्न इकाइयों में उसको छोटे छोटे कैटेगरी में बांट करके उसको पढ़ना, है तीसरा होता है। इसके अलावा अनुसंधान का जो अगला चरण होता है प्राक कल्पना का निर्माण कर लेना। प्राक कल्पना का मतलब होता है कि भाई पहले से एक प्लान कर लेना कि किस तरीके से हमको एक प्रकार से रिसर्च करना है, किन किन मुद्दों पर रिसर्च करना है, एक साँचा, एक प्लान तैयार करना, उसी को प्राक कल्पना बोलते हैं। इसके अलावा अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण कर लेना, यानी कि हमको कहाँ कहाँ पर अध्ययन करना है, किन किन क्षेत्रों में अध्ययन करना है। इसके साथ ही साथ जो है
अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करने के बाद सूचनादाताओं का चुनाव कर लें। फिर सूचना का स्रोत कहाँ कहाँ से हम डाटा कलेक्शन कर पाएंगे, कहाँ कहाँ से सूचनाएं हमारे पास आएंगी, इसका निर्धारण कर लें। फिर इसके बाद में आप देखते हैं तमाम प्रकार के जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों को एक प्रकार से इकट्ठा कर लें, तथ्यों का परीक्षण कर लें, पुनर्परीक्षण कर लें, तथ्यों का वर्गीकरण कर लें, ठीक है, उनका संपादन कर लें, संकेतन कर लें, वर्गीकरण कर लें, सारणी में उनको सजा लें ताकि तथ्य को बार बार उतना मेहनत करके ना समझना पड़े। एक सारणी में उसको कैटेगराइज करके उसको एक, जैसे कि इसको रॉ कॉलम में जैसे मान लेते हैं ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कर लिया कि ए वालों को 1 नंबर मिला, 2 नंबर यहाँ पर मिला, यहाँ पर एक प्रकार से मान लेते हैं जेड और सी ये है। तो इस तरीके से आपने कैटेगराइज करिए कि जेड यानी कि ए और जेड का एक प्रकार से 1 मिला है, ए और सी की में 2 मिला है। इस तरीके से सेट कर लेंगे तो उसको बड़ा आसानी होगी कितना नंबर किसको मिला, किस चीज़ में क्या होगा। तो कहीं ना कहीं पे जो आपका ये चीज़ें होती हैं, सबसे लास्ट में आपका क्या आता है, सबसे लास्ट में आपका आता है तथ्यों का एक प्रकार से मतलब कि उस पर प्रतिवेदन लेखन करना, जो आपने सिद्धांत दिया है उस पर रिपोर्ट तैयार करना कि हमारा जो रिसर्च है वो कहाँ तक सफल है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है भैया, पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ सोशल रिसर्च, पुस्तक के लेखक कौन है? द लैंग्वेज ऑफ सोशल रिसर्च, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, पुस्तक के लेखक कौन है भाई? द लैंग्वेज ऑफ सोशल रिसर्च, बताइएगा। द लैंग्वेज ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक को लिखा किसने है? बिल्कुल किसने लिखा है भैया? लजार्सफेल्ड और रोजेनबर्ग के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रतिदर्श का आकार समग्र के आकार से क्या होता है? बिल्कुल छोटा होता है, ठीक है। प्रतिदर्श माने होता है नमूना, सैंपलिंग जिसको आप बोलते हैं सैंपल। तो सैंपल कैसा होता है? सैंपल हमेशा छोटा होता है। जैसे कि अगर आपको नापना है, जैसे आप दूध की क्वालिटी कैसे मापते हैं? दूध की क्वालिटी जब एक डेयरी पर आप दूध लेकर के जाते हैं भैंस लगा करके और बेचने के लिए, तो वहाँ पर क्या करते हैं, डेयरी वाला जो होता है वो एक छोटी सी डिब्बी उसके पास होती है, उसी डिब्बी में दूध निकालता है कुप्पी में और उसको एक प्रकार से मशीन में लगा देता है। थोड़ा सा दूध होता है और आपका 1 बाल्टी भर का दूध होता है। 1 बाल्टी भर के दूध की क्वालिटी जो है उस मात्र छोटे से डिब्बी में भर करके सैंपल के द्वारा पता लगाया जाता है। जैसे आपकी पूरी बॉडी में खून दौड़ रहा है, लगभग 5-6 लीटर तो खून होगा ही, या 2-3 लीटर जो भी होगा, 4-5 लीटर तो होगा ही लगभग, ठीक है। तो वो सब खून एक प्रकार से क्या करता है, वो सब खून एक प्रकार से सारे खून की जांच थोड़ी होती है, महीन किसी नस से एक सुई लगा करके बढ़िया से खून थोड़ा सा निकाल लेते हैं और उसी को भेज देते हैं और उसी खून की जांच होती है और आपके अंदर क्या क्या बीमारियां पता चल जाती हैं। तो ये होता है सैंपलिंग विधि, इसी को बोलते हैं प्रतिदर्श। प्रतिदर्श माने होता है कि समग्र का एक प्रकार से बहुत छोटा सा भाग जो समग्र की क्वालिटी को बता दे, वही होता है आपका प्रतिदर्श या नमूनीकरण, ठीक है। तो यही प्रतिदर्श का आकार क्या होता है? समग्र। समग्र माने सब पूरा का पूरा आकार, जैसे 1 बाल्टी दूध हो गया समग्र और प्रतिदर्श हो गया एक कुप्पी में भरा गया दूध, ठीक है। तो एक छोटा होता है तो कुप्पी में भरा गया दूध क्या होगा? छोटा होगा, यानी कि छोटा होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रांसिस बेकन एक विद्वान आदमी है, नोबम आर्गेनम नामक पुस्तक इन्होंने लिखी, बताएं किस भाषा में लिखी? फ्रांसिस बेकन ने नोवम आर्गेनम पुस्तक किस भाषा में लिखी है? तो लैटिन भाषा में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन छात्र छात्रों ने बी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। चलिए भाई, एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते रहिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ लगातार आपको मैं देता रहूँगा चीज़ों को, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, जैसे अगर आप में से किसी बच्चे को इसका PDF प्राप्त करना है, या जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, एजुकेशन का, ठीक है, संस्कृत का, हिंदी का, इन सभी सब्जेक्ट का आपका, और ये क्या नाम है, सोशियोलॉजी का, सभी के PDF की व्यवस्था कर दी गई है। PDF आपको कैसे, जैसे कि जो यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं उन सभी की PDF आपको मिलेगी, क्वेश्चन पेपर की PDF मिलेगी और मॉडल पेपर की PDF मिलेगी, महासंग्राम रिवीजन क्लास की PDF मिलेगी, जो भी क्लास यूट्यूब पर 2024 में हुई थी उनकी भी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। और उनकी वीडियो लिंक की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आपको SMS करना है 9161 93 60 62 पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको SMS करना है। आपका अपना नाम लिख करके भेज दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट नेम लिख करके भी भेज दीजिएगा। और मात्र कितने रुपए में भैया? 100 रुपीज़ में आपके लिए व्यवस्था कर दी गई कि सारे सब्जेक्ट की आपको PDF मिल जाएगी। एक सब्जेक्ट नहीं, सभी सब्जेक्ट की PDF मिलेगी। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर मात्र 100 रुपीज़ आपको सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से, और वहाँ पर PDF या उससे पहले जितनी भी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं उन सभी सब्जेक्ट की आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। एक सब्जेक्ट नहीं, सभी विषय की आपको PDF मिलेगी। सभी विषय का मतलब क्या होता है कि 2 आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं, 2 मेजर सब्जेक्ट में आपके एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, अर्थात यानी कि 4 पेपर आपके यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। 4 पेपर की तैयारी
इसके अलावा साथ ही साथ में आपका जो एक को करिकुलर होता है पेपर, ठीक है, एक को करिकुलर सब्जेक्ट आपका होता है जिसमें आपको क्या पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना होता है भैया क्या, आपका पढ़ना होता है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। इसका भी एक प्रकार से कई लगभग आप देखेंगे 10 से 12 पीडीएफ मॉडल पेपर के पीडीएफ नोट्स हमारे पास है। आप उनको हल कर लीजिएगा तो आप जान लीजिएगा कि वहीं से प्रश्न आने वाले हैं और उनके आंसर आपको वीडियोस में मिल जाएंगे। और बाकी लगभग आपके 10 मॉडल पेपर और मैं देने वाला हूं जो एक प्रकार से आपको यूट्यूब पर ही मिलेंगे, उनकी पीडीएफ यानी कि लगभग आप देखेंगे पीडीएफ नोट्स आपको सभी की मिल जाएगी। अब जिनको भी लेना है वो ले लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, ध्यान रखेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ले लीजिएगा और इसका प्रश्न आपका एमसीक्यूज होगा। और बाकी इसका तो एमसीक्यूज वाले यूनिवर्सिटी वाले सोशियोलॉजी का वो ज्वाइन कर ले फटाफट से। सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक प्रकार से ये ऑफर है। आप एक प्रकार से चाहे लिखित परीक्षा हो रही चाहे ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो रही, सभी के लिए एक प्रकार से कोर्स की व्यवस्था करी गई है, ठीक है। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, क्लियर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग नंबर को और एसएमएस करें। चले भाई एसएमएस करिए सभी लोग, फटाफट से एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपीज़। अगर आप नहीं चलाते हैं कुछ भी गूगल पे फ़ोन पे तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी साइबर कैफ़े से भी करवा सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और आप आसानी से चीज़ों को जान पाएंगे, पढ़ पाएंगे, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखेंगे। सर्वप्रथम किसने समाजशास्त्रीय अध्ययन में सामाजिक सर्वेक्षण का वैज्ञानिक प्रयोग किया, बताएं। सामाजिक सर्वेक्षण का वैज्ञानिक प्रयोग समाजशास्त्रीय अध्ययन में किसने किया सबसे पहले, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समाजशास्त्रीय अध्ययन में सामाजिक सर्वेक्षण का प्रयोग किसने किया था भैया, लीपले महोदय ने किया था। किसने किया था, लीपले महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक तथ्य का स्रोत नहीं है। प्राथमिक तथ्य का स्रोत इनमें से क्या नहीं भैया, प्राथमिक तथ्य का स्रोत क्या नहीं होता है, प्रश्नावली जो है ये प्राथमिक तथ्य का स्रोत नहीं होता है, क्वेश्चन नायर, ठीक है। प्राथमिक तथ्य क्या होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपने किसी व्यक्ति की साक्षात्कार अनुसूची किसी से जाकर के डायरेक्ट आप मिल गए। अब डायरेक्ट मिल गए तो उनसे आप पूछे तो डायरेक्ट एक प्रकार से मिल रहे तो प्रत्यक्ष वो चीज़ हो गई, यानी कि वो प्राथमिक तथ्य होगा, प्राथमिक डाटा हो गया आपका। आत्मकथा किसी की पढ़ ली तो प्राथमिक हो गया। अवलोकन किसी को देख लिया एक प्रकार से और उसको देख करके सर्वेक्षण कर लिया, वो प्राथमिक हो गया। क्वेश्चन नायर क्या होता है, इसमें एक प्रकार से प्रश्नों की एक सूची होती है, उसको लिख करके भेज देते हैं और उसका उत्तर लिख करके वहाँ से भेज दिया जाता है। तो इसका ये द्वितीयक में चला जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने अनुसंधान में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया है, बताएं। सहभागी अवलोकन का प्रयोग किसने किया भैया, लुंडबर्ग, मालिनोव्स्की, पार्सन्स या गुडे और हार्ट, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अनुसंधान पद्धति में सहभागी अवलोकन का प्रयोग गुडे एंड हार्ट ने किया था। किसने किया था, गुडे एंड हार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जिन छात्रों ने सी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। फटाफट से ऐसे आप लोग आंसर देते रहे। चले भाई आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी जनसंख्या के उप समूह की बजाय संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। यानी कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी जनसंख्या के उप समूह की बजाय पूरी की पूरी जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है तो इस प्रकार की चीज़ों को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं भैया संगणना। क्या बोलते हैं, संगणना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी जनसंख्या के उप समूह का नहीं बल्कि पूरे जनसंख्या का अध्ययन करना होता है तो एक प्रकार से उसको संगणना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले भैया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि शोध मतलब सर्वेक्षण शोध में प्रयुक्त नहीं होगी, बताएं। सर्वेक्षण शोध में यानी कि जो एक प्रकार से आपका सर्वे रिसर्च होता है उसमें प्रयुक्त कौन सी विधि नहीं होती इनमें से, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग सर्वेक्षण शोध में होता है, बिल्कुल होता है। प्रश्नावली का भी यानी क्वेश्चनर का प्रयोग भी होता है। सहभागी अवलोकन का प्रयोग भी आप देखेंगे सर्वेक्षण शोध में होता है, जबकि प्रक्षेपी प्रविधि का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। प्रक्षेपी प्रविधि का प्रयोग शोध सर्वेक्षण में नहीं होता है, सर्वेक्षण शोध में नहीं होता, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने डी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन आ चुका है, देखें। चले इस प्रश्न का उत्तर दें सभी लोग। विशिष्ट से सामान्य की ओर जाकर निष्कर्ष निकालने की विधि क्या कहलाती है। जब किसी विशिष्ट मुद्दे से सामान्य मुद्दे की तरफ हम जाते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया आपकी बार, ठीक है, तो बताएं
विशिष्ट से समान की ओर जाकर के निष्कर्ष निकालने की विधि जो कहलाती है उसी को क्या बोलते हैं भैया? आगमनात्मक विधि। क्या बोलते हैं? आगमनात्मक विधि बोलते हैं। जब हम किसी विशिष्ट मुद्दे से ले जा करके किसी सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर जा करके अध्ययन करते हैं तो आगमनात्मक बोलते हैं, और जब सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं तो उसको निगमनात्मक बोलते हैं। ध्यान रखेंगे। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे तो कौन सी पद्धति होगी? निगमनात्मक पद्धति होगी। और जब विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएंगे तो क्या होगा? आगमनात्मक पद्धति होगी। क्लियर? ध्यान रखेंगे। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, 25 में वाले प्रश्न में भी आ सकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्नावली का प्रयोग आंकड़ों के संग्रहण के एक उपकरण के रूप में किया जाता है जब, कब किया जाता है भैया? तो प्रश्नावली यानी क्वेश्चन का प्रयोग आंकड़ों के मतलब कि डाटा कलेक्शन के लिए बिल्कुल किया जाता है, और एक उपकरण के रूप में किया जाता है डाटा कलेक्शन के। कब किया जाता है? जब बहुत बड़े नमूने वांछित होते हैं, तब एक प्रकार से हम ऐसा करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। कई विश्वविद्यालय में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न है, एक शोधकर्ता शहरी क्षेत्र में एक विशेष राजनीतिक दल की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है, उसे अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण उपयोग करना चाहिए? 2024 में प्रश्न पूछा गया है, क्या बताएं? एक शोधकर्ता है, वो शहरी क्षेत्र में एक विशेष राजनीतिक दल यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रकार से उसकी संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है, यानी कि उसकी संभावना क्या होगी, पॉलिटिकल पार्टी इसकी जीतेगा कि हारेगा, उसके बारे में जानना चाहता है। उसे अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में करना चाहिए? साक्षात्कार, प्रश्नावली या अनुसूची? क्या करना चाहिए उसको? ठीक है, उसको प्रश्नावली विधि का प्रयोग करना चाहिए। किस विधि का भैया? क्वेश्चन विधि का प्रयोग करना चाहिए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। एक शोध रिपोर्ट में, रिपोर्ट माने प्रतिवेदन, शोध के बाद में, शोध करने के बाद में जो शोध पर रिपोर्ट सौंपी जाती है वो होती है शोध रिपोर्ट। तो एक शोध रिपोर्ट में दी गई सूची 2024 में प्रश्न पूछा गया था, शोधकर्ता के विशाल ज्ञान को दर्शाता है या फिर ये बिल्कुल नहीं दर्शाता, आगे के शोध में रुचि रखने वालों की मदद करता है? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगे के शोध में रुचि रखने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी मदद करता है। क्या? रिपोर्ट। जो रिपोर्ट एक प्रकार से एक अध्ययन करता है, शोध, एक रिसर्च स्कॉलर जो होता है, जब किसी मुद्दे पर शोध करता है, मान लेते हैं किसी ने शोध किया है सामाजिक संबंधों पर, अब सामाजिक संबंधों पर किसी ने शोध किया है, अब उसके बाद में जब दूसरा कोई व्यक्ति आएगा सामाजिक शोध करने के लिए या उसी पर शोध करने के लिए सामाजिक संबंध पर, तो वो एक प्रकार से पुराने जो डाटा है, पुराने जो शोध है उनको पढ़ेगा, तो उनके रिपोर्ट को ही पढ़ेगा। ठीक है, तो रिपोर्ट जो जिस शोधकर्ता ने उसमें सबमिट की होगी तो उनके रिपोर्ट को पढ़ेगा। इससे क्या होगा? आगे के शोध में उनको रुचि मिलेगी और उनको एक प्रकार से फिर से दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वहीं से फिर से शोध आगे की ओर प्रारंभ कर देगा वो व्यक्ति। अगला प्रश्न, शोध समस्या का चयन किस दृष्टिकोण से किया जाता है? बताएं। शोध समस्या का जो चयन होता है भैया वो किस दृष्टिकोण से किया जाता है? वो शोधकर्ता की रुचि पर डिपेंड करता है। शोधकर्ता की रुचि के अकॉर्डिंग जो है उसके दृष्टिकोण से, मतलब कि शोधकर्ता की जो इंटरेस्ट होता है, शोध समस्या का चयन उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे मान लेते हैं आप हिंदी साहित्य से एमए या सोशियोलॉजी से एमए करना चाहते हैं, तो एमए करते करते आप एक कोई टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक ढूंढ लें कि हमको इस पर शोध करना है, जो भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो इसीलिए रिसर्च वगैरह पढ़ाया था ताकि आपको पीएचडी जब आगे करनी हो तो पीएचडी में आपको कोई दिक्कत ना हो, पीएचडी में आप अच्छे तरीके से चीज़ों को जान पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका भैया। प्रश्न क्या है? अनुसंधान नैतिकता में शामिल नहीं है। बताएं, अनुसंधान नैतिकता में क्या शामिल नहीं भैया? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अनुसंधान नैतिकता में क्या शामिल नहीं? देखिए, अनुसंधान नैतिकता में ईमानदारी शामिल होती है, सत्यनिष्ठा भी शामिल होती है और वस्तुनिष्ठता भी शामिल होती है। किसमें? अनुसंधान मोरलिटी में या रिसर्च मोरलिटी में। ठीक है, जबकि आत्मीयता नहीं शामिल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया? कौन सी चीज़ नहीं शामिल है? तो आत्मीयता जो होती है वो नहीं शामिल होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसको आप क्या बोलते हैं? आईडीआर बोलते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार सूचना और विचारों के उपयोग की रक्षा करना है जो कि किसके, मतलब कि जो कि डैश के है, यानी मौद्रिक मूल्य के, नैतिक मूल्य के, या सामाजिक मूल्य के, या वाणिज्यिक मूल्य के। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसको आप आईडीआर कहते हैं, सूचना और विचारों के उपयोग की रक्षा करना है जो कि वाणिज्यिक मूल्य के हैं। ठीक है, वाणिज्यिक मूल्य के जो विचार हैं उनके, मतलब उन्हीं की रक्षा करना है बेसिकली, वाणिज्यिक मूल्यों की। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसको आप CIRPC बोलते हैं, CIRPC सूचना और विचारों के उपयोग की रक्षा
करते हैं जो, वो कौन होते हैं भाई? तो बौद्धिक संपदा अधिकार सूचना और विचारों के उपयोग की रक्षा करते हैं, वो कौन होते हैं? वाणिज्यिक मूल्य ही होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक को किसने लिखा है भैया? इसको लिखा गुडे एंड हार्ट ने या गुड एंड हार्ट ने, ठीक है। गुडे और हार्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिन छात्र छात्रों ने सी ऑप्शन लगाया गुडे और हार्ट, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं गुडे एंड हार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में खूब पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, उस वैचारिक ढांचे का क्या नाम है जिसमें अनुसंधान किया जाता है? बताएं, उस वैचारिक ढांचे का क्या नाम है जिसमें अनुसंधान किया जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो ये होता है भैया अनुसंधान रेखा। क्या होता है? अनुसंधान रेखा जो होता है जिसमें अनुसंधान किया जाता है, ये वही वैचारिक ढांचा होता है, अनुसंधान रेखा। अगला क्वेश्चन है, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी कि एक साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होता है वह व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, यानी सिस्टमेटिकल प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, यानी कंपैरेटिव इसमें स्टडी करी जाती है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के जो ह्यूमन बिहेवियर होते हैं टू अदर्स व्यक्तियों के बीच में जो एक प्रकार से मतलब कि कंपैरेटिव बिहेवियर होते हैं, उनका स्टडी किया जाता है। ये परिभाषा किसकी है? यानी एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण में क्या होता है? एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है मनोवैज्ञानिक परीक्षण की? तो क्रॉनबेक नाम के एक विद्वान है, मनोवैज्ञानिक, इन्होंने दी। किसने? क्रॉनबेक नाम के विद्वान ने। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक रूप में व्यवहार प्रतिदर्श का वस्तुनिष्ठ तथा मानकीकृत माप होता है। परिभाषा किसने दी? क्या एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक रूप में व्यवहार प्रतिदर्श का वस्तुनिष्ठ तथा मानकीकृत रूप होता है या मानकीकृत माप है? यह परिभाषा किसने दी भैया? यह परिभाषा दी है एनास्टसी ने। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वस्तुनिष्ठता प्रमाण की निष्पक्षता से परीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता है। वस्तुनिष्ठता क्या होती है? प्रमाण की निष्पक्षता से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता जो होती है, यानी कि किसी भी प्रमाण की निष्पक्षता से परीक्षण करी जाए और करने की जो इच्छा और जो योग्यता होती है, जो एबिलिटी होती है और जो डिजायर होता है टेस्ट करने की, ठीक है, और प्रमाण के साथ, ठीक है, निष्पक्षता से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता को ही वस्तुनिष्ठता कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी भैया? यह परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इसको किसने दी है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ग्रीन महोदय ने परिभाषा दी। किसने दी है? ग्रीन महोदय। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न है, साक्षात्कार की उपयोगिता क्या है? बताएं, साक्षात्कार की उपयोगिता क्या है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। साक्षात्कार की उपयोगिता क्या है भाई? साक्षात्कार की उपयोगिता होती है प्रत्यक्ष अध्ययन के लिए भी और गहन और जो है मर्म भेदक अध्ययन के लिए भी एक प्रकार से साक्षात्कार यानी इंटरव्यू बहुत ज़रूरी होता है। जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो एक तो प्रत्यक्ष हम आमने सामने बैठ करके उस व्यक्ति से डायरेक्टली पूछ रहे होते हैं, इंटरव्यू जो होता है उसी को साक्षात्कार करते हैं। उसके साथ ही साथ हम एक प्रकार से उसके आंतरिक मनोभावों को भी समझ पाते हैं, यानी गहन अध्ययन करते हैं और मर्म भेदक अध्ययन भी एक प्रकार से इसमें हम कर लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रश्नावली के फायदे होते हैं? प्रश्नावली यानी क्वेश्चन आयर के फायदे क्या क्या होते हैं? 2024 में प्रश्न पूछा गया था। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आयर के कई फायदे होते हैं। ये कम लागत में हो जाता है, समय की बचत भी होती है इसमें, और साक्षात्कारकर्ता जो होता है इसका कोई पूर्वाग्रह इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी जो हैं ये सब एक प्रकार से प्रश्नावली के फायदे हैं। और मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, जब भी एक प्रकार से आपको किसी क्वेश्चन में आपको लास्ट में है दिया हो और किसी का फ़ायदा यानी कि लाभ, ध्यान रखेंगे, सुनिएगा, लाभ कभी पूछा जाए, हानि पूछी जाए कभी भी, ठीक है, लाभ हानि, ठीक है। इसके अलावा किसी चीज़ की विशेषताएं पूछी जा रही हों, ठीक है, विशेषताएं पूछी जा रही हों, विशेषताओं के अलावा कारण पूछा जा रहा हो किसी चीज़ का, ठीक है, कारण पूछा जा रहा हो, परिणाम पूछा जा रहा हो, ठीक है, परिणाम पूछा जा रहा हो, और पूछा जा रहा हो कि संबंधित हैं इस चीज़ से कि नहीं है, संबंधित कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है, किसी चीज़ का प्रकार है कि नहीं है, ठीक है, प्रकार, ठीक है। इस तरीके से जबकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लाभ हानि विशेषताएं कारण परिणाम संबंधित चीज़ें या प्रकार, ठीक है, इसके प्रकार हैं, ठीक है। तो जब भी एक प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाएं और लास्ट में आपको क्या मिले, हैं मिले,
लास्ट में आपको क्या मिले, हैं, ये बूंदी रखी हुई, इसका मतलब होता है बहुवचन संज्ञा का प्रयोग है, यानी कि एक प्रकार से बहुवचन चीज़ें यहाँ पर हो रही है। और जब बहुवचन चीज़ें आपको यहाँ पर प्रतीत हो गई क्वेश्चन से, ट्रिक तुक्का लगाने की विधि बता रहा हूँ, तब इसके अलावा आप ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में आपको अगर ऑप्शन में अगर ये चीज़ें मिल रही हैं, ये कारण परिणाम ये सब इनमें से कोई भी है, और हैं लास्ट में मिल रहा है, और उसके बाद में डी ऑप्शन में आपको दिया है इनमें से सभी, ठीक है, या उपयुक्त सभी, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी दिया हुआ है, या उपयुक्त में से मतलब उपयुक्त सभी, तो आपका हमेशा और हमेशा डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी प्रश्नावली के फायदे, फायदे माने लाभ, अब लाभ है, फायदा है, और यहाँ पर है दिया हुआ है, एक लाभ होता तो है दिया होता, या फायदा है लिखा होता, फायदे हैं लिखा है, यानी कि बहुवचन में है, पहला क्लियर हो गया, प्लूरल में चीज़ें हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट हमने देखा कि भाई इसमें डी में इनमें से सभी है, बिल्कुल डी में सभी है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आजमा के आप देख लीजिएगा, लगभग 10 से 11 जो क्वेश्चंस होते हैं इसी टाइप के पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आप ये ट्रिक फॉलो करिएगा, ये ट्रिक आपको एक प्रकार से बहुत आगे तक ले जाएगी। मतलब आप कुछ भी नहीं पढ़ के गए हैं तब भी आप एक प्रकार से 4, 5 या 10, 12 क्वेश्चन सही कर पाओगे अगर आप उपयुक्त डी वाला सही ऑप्शन लगाएंगे तो, ठीक है, क्योंकि ये अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं लगभग 99 पॉइंट सही होते हैं अगर इन चीज़ों को आपने समझा तो। कंडीशन मैंने जो बताई उस कंडीशन पे। अगला प्रश्न, वह उपकल्पना जो चरों के बीच कोई संबंध नहीं बतलाती है वह कहलाती है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, यानी कि वह कल्पना जो चरों के बीच में कोई संबंध नहीं बतलाती है उसको बोलते हैं शून्य उपकल्पना। क्या बोलते हैं? शून्य उपकल्पना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, कौन सा इतिहासकार प्राचीन भारतीय इतिहास पर अपने शोध के लिए प्रसिद्ध तरीके से जाना जाता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो रामचरण शर्मा जी जो हैं ये एक प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास पर अपने शोध के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। R.C. शर्मा जी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बाकी सतीश चंद्रा और विपिन चंद्रा की पुस्तक आती है इतिहास की, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? स्टीफन कोरे से संबंधित कौन सा एक प्रकार से अनुसंधान है भैया? स्टीफन कोरे से संबंधित जो अनुसंधान है वो कौन सा है? क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। कौन सा अनुसंधान है? क्रियात्मक अनुसंधान जो है ये स्टीफन कोरे से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है। मैथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक बताएं। मैथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? गुड एंड हार्ट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनुभवजन्य शोधों में निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो अनुभव सिद्ध बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। अनुभव सिद्ध शोधों में एक प्रकार से जो अनुभव सिद्ध शोध होते हैं, अनुभवजन्य शोधों में निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो उसमें एक प्रकार से वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भाई, फटाफट से आप देखेंगे। जनगणना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण हो सकता है? ऐतिहासिक अध्ययन का केस स्टडी मेथड, या प्रायोगिक अध्ययन, या अनुदैर्ध्य अध्ययन? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो जनगणना जो होता है ये अनुदैर्ध्य अध्ययन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का शोध 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंध निर्धारित करता है? तो बताएं, किस प्रकार का शोध जो होता है ये 2 या 2 से अधिक चरों के बीच में संबंध स्थापित करता है? तो उसको बोलते हैं को मतलब कि एक प्रकार से सह संबंध जो शोध होता है, ठीक है। क्या होता है? सह संबंध शोध जो होता है वो एक प्रकार से ऐसा शोध होता है जो कि 2 चरों के बीच में या 2 से अधिक चरों के बीच में क्या करता है? कोरिलेशन दिखाता है, सह संबंध दिखाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार का शोध ज्ञान के संगठित निकाय को बनाने और विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार का शोध, बताइएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का शोध ज्ञान के संगठित निकाय को बनाने और विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो होता है मौलिक शोध। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन छात्र छात्रों ने सी लगाया उनका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है महोदय। प्रश्न है, तनावपूर्ण जीवन जीने के परिणाम स्वरूप क्यों दिल का दौरा पड़ता है?
इसके अध्ययन को किस रूप में आप वर्गीकृत कर सकते हैं? बताएं। वर्णनात्मक शोध, व्याख्यात्मक या व्यवहार्यता शोध या सह संबंधी शोध? बताएं। तो एक प्रकार से तनावपूर्ण जीवन जीने के परिणाम स्वरूप जो है दिल का दौरा पड़ता है, ये आपका आएगा भैया, ये व्याख्यात्मक शोध में आएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के शोध में प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित किया जाता है? प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित किया जाता है किस प्रकार के शोध में भैया? निर्जातीय शोध में। किस शोध में भैया? निर्जातीय शोध में जो होता है वो प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित यानी मोटिवेट किया जाता है निर्जातीय शोध में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही भाई, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। पेपर 1 की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो पेपर 1 की वीडियोज़ भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। पेपर 1 की वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्राथमिक डेटा का सही उदाहरण है? बताएं, प्राथमिक डेटा का सही उदाहरण इनमें से कौन सा भैया? तो जनगणना रिपोर्ट जो होती है ये एक प्रकार से प्राथमिक स्रोत का एक प्रकार से सही उदाहरण के रूप में आप रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जब डेटा स्रोत को इकट्ठा और दूसरों के साथ संकलित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो जब किसी डेटा स्रोत मतलब जहाँ से हमको डाटा प्राप्त हो रहा है वही डाटा स्रोत होता है। तो डाटा स्रोत को इकट्ठा और दूसरों के साथ संकलित यानी इकट्ठा किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं सहायक डाटा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है, संरचित अवलोकन किसका भाग है? बताएं, संरचित अवलोकन किसका भाग है? इनमें से संरचित अवलोकन जो होता है ये वर्णनात्मक अध्ययन का भाग है। किसका भाग है भैया? संरचित अवलोकन जो होता है ये वर्णनात्मक अध्ययन का भाग है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी का भाग है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक आर्काइव या एक संस्था के रिकॉर्ड से एकत्रित डेटा को क्या कहा जाता है? एक आर्काइव या एक संस्था के रिकॉर्ड से एकत्रित जो डेटा होता है, यानी कहीं कोई संस्था है, जब कोई शोध कर रहे हैं आप और उस शोध के दौरान आपने कोई संस्था में गए और उस संस्था में जो रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, जो फाइल वगैरह की, उस फाइल से निकाल करके आपने डाटा का कलेक्शन किया और आपने वह डाटा एक प्रकार से रखा, तो वो डाटा कौन सा डाटा कहलाता है? तो वो एक प्रकार से प्राथमिक डाटा आप कह सकते हो उसको, ठीक है, प्राइमरी डेटा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। डाक के द्वारा भेजी गई प्रश्नावली की तुलना में टेलीफोनिक साक्षात्कार में कम समय लगता है, यह कथन किसका है? देखिए, आप डाक के द्वारा कोई चीज़ भेजेंगे तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा, प्रश्नावली की तुलना में टेलीफोनिक साक्षात्कार में कम समय लगता है, यानी फ़ोन कॉल आपने किया और बात कर लिया, जूम में पर मीटिंग कर ली, उससे क्या होता है, बहुत एक प्रकार से कम समय लगेगा। ये बात कहाँ तक सही है? ये बात एकदम सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। टेलीफोनिक जो साक्षात्कार या प्रश्नावली के माध्यम से क्वेश्चन पूछाता है वो बिल्कुल सरल होता है, बिल्कुल कम समय लगता है, टाइम की बचत होती है, धन की भी बचत होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरकार के द्वारा किए गए राष्ट्रीय आय अनुमानों और जनसंख्या की जनगणना में निहित डेटा को कहा जाता है? बताएं, सरकार के द्वारा किए गए राष्ट्रीय आय अनुमानों और जनसंख्या की जनगणना में निहित डेटा को क्या कहते हैं? आंतरिक डाटा, सहायक डाटा, बाहरी डाटा या प्राथमिक डाटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो सरकार के द्वारा जो किए गए राष्ट्रीय आय अनुमान और जनसंख्या की जनगणना में निहित डाटा होता है, इसको सहायक डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इसको सहायक डाटा बोला जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न देखेंगे भैया कि कभी कभी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू विधि की तुलना में डाक के द्वारा भेजी गई प्रश्नावली बेहतर होती है, क्यों बेहतर होती? 2024 में प्रश्न पूछा गया है कि भाई कभी कभी क्या होता है कि साक्षात्कार विधि की तुलना में डाक के द्वारा भेजी गई जो प्रश्नावली होती बेहतर होती है, क्योंकि क्या होता है कि यह सस्ता और आसान काम करता है। कौन सस्ता और आसान काम कौन करता है? डाक के द्वारा भेजी गई। चूँकि आप कभी कभी क्या होता है कि साक्षात्कार इंटरव्यू करने में क्या होता है, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है
और खूब ज़्यादा पैसे भी खर्च हो सकते हैं। आप कुर्सी मेज की व्यवस्था करो, चाय पानी की व्यवस्था करो उनके। लेकिन डाक में क्या आपने लिख करके भेज दिया क्वेश्चन और उधर से आंसर लिख करके उधर ने भेज दिया, तो डाक के द्वारा भेजी गई जो प्रश्नावली होती है वो एक प्रकार से क्या होती है, अधिक सरल होती है। साक्षात्कार के बजाय आप किसी घर पे जाएंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके आने जाने का खर्चा भी लगेगा, ठीक है, आपका समय भी नष्ट होगा। तो ये सब चीज़ें, तो यानी कि यह सस्ता भी होता है प्रश्नावली विधि जो होती है इंटरव्यू से, और आसान भी होती है। जैसे बगल में तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दूर जाना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई कि जब आंकड़ा माने होता तथ्य, डाटा, फैक्ट जो चीज़ें होती हैं, तो जब आंकड़ों को एक वृत्त यानी कि एक सर्कल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें प्रत्येक श्रेणी का एक खंड पर अधिकार कर लेती है जो उसके आकार के समानुपाती होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, बताएं। प्रश्न क्या पूछा गया कि जब क्या होता है, जब आंकड़ों को एक वृत्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें प्रत्येक श्रेणी का एक खंड पर अधिकार कर लेती है और जो उसके आकार के समानुपाती होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको पाई चार्ट बोलते हैं। पाई चार्ट आप लोग समझते होंगे, ठीक है। पाई चार्ट क्या होता है, जैसे कि एक वृत्त बना दिया गया, उसमें एक प्रकार से आंकड़ा कुछ दे दिया गया कि भाई ये आंकड़ा जो है इसमें है, ठीक है, ये कुछ आंकड़ा इसमें, कुछ आंकड़ा इसमें और कुछ आंकड़ा इसमें, मतलब ऐसे करके आंकड़ा फिट कर दिया जाता है। एक आंकड़ा दूसरे आंकड़े से संबंधित भी कहीं कहीं पर दिया जाता है और कहीं कहीं पर दोनों से विपरीत भी दिखा दिया जाता है। कुल मिलाकर के पाई चार्ट मैथ वगैरह में आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, और सोशल रिसर्च में तो बहुत उपयोगी होता है पाई चार्ट, सारणी, ठीक है, माध्य, माध्यिका, ये सब। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार का अवलोकन जिसमें अन्वेषक जिस स्थिति का अध्ययन कर रहा होता है उसका एक हिस्सा बन जाता है, कहलाता है क्या। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया भैया। प्रश्न क्या है कि एक प्रकार का अवलोकन होता है, वो एक प्रकार का अवलोकन सहभागी है या असहभागी या फिर अर्ध सहभागी या इनमें से सभी। एक प्रकार का अवलोकन जिसमें अन्वेषक माने जो खोज करता है, जो रिसर्च करता है, वो जिस सिचुएशन का अध्ययन करता है, जिस स्थिति का अध्ययन कर रहा होता है उसका एक हिस्सा बन जाता है, वो क्या बन जाता है, बताइए क्या कहलाता है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उसी को सहभागी अवलोकन कहते हैं। सहभागी अवलोकन यानी कि जिस स्थिति का अध्ययन कर रहा होता है व्यक्ति, उसी स्थिति में खुद भी एक प्रकार से महसूस करता है या उसी स्थिति में खुद भी ढल जाता है। जब भी किसी अनुसंधान करता है, किसी खोजकर्ता की बात की जाए, मान लेते किसी जाति जनजाति पर अध्ययन कर रहा है, किसी जनजाति पर अध्ययन कर रहा है, कोई शोध करता है, तो उस जनजाति में जा करके उस जनजाति के से जीना पड़ेगा उसको, उन जनजातियों में घुल मिल करके रहना पड़ेगा, तब वो अच्छे तरीके से वहाँ पर रिसर्च कर पाएगा। अन्यथा एक प्रकार से अगर वैसे रिसर्च करना है केवल किताबी ज्ञान के लिए तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप जा करके उनके बीच में घुलेंगे, मिलेंगे, सहभागी अवलोकन करेंगे, तभी चीज़ें होंगी। तो वही यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब एक प्रकार का अवलोकन जिसमें क्या होता है, अन्वेषक यानी खोजकर्ता जिस स्थिति का अध्ययन कर रहा होता है वो एक प्रकार से उसी स्थिति का हिस्सा भी बन जाता है, यही होता है सहभागी अवलोकन। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा के प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है। डेटा के प्राथमिक स्रोत का उदाहरण क्या है भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो डेटा के प्राथमिक स्रोत का उदाहरण होता है साक्षात्कार प्रतिलेख। साक्षात्कार प्रतिलेख जो होता है ये डेटा का प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बस तुरंत शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा जल ग्रहण करने में फंस गया था। चले महोदय, भैया आ जाइए, सभी दोस्तों को बुला लीजिए, अपने जितने भी भूले बिछड़े यार हैं दुनिया भर के, ब्रेकअप वाले सबको बुला लीजिए। आ जाओ भाई, सबसे आज जिससे भी दुश्मनी थी सबसे दोस्ती कर लीजिए, सबको सेंड कर दीजिए वीडियो। बोल दीजिएगा कि शुक्ला सर ने कहा था कि सेंड करने के लिए, मैंने अपने मन से नहीं किया है। तो जिसका नंबर ब्लैक लिस्ट हो उसको छोड़ करके बाकी सबके पास सेंड कर दीजिएगा वीडियो, ठीक है। आज ही सब अपना जो झगड़ा वगड़ा किए होंगे सब माफ़ कर दीजिएगा एक दूसरे को। चले भाई, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या आ चुका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची होती है। यह कथन किसने, यह परिभाषा किसने दी, बताएं। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ज्वलंत क्वेश्चन से परीक्षा में आ सकता है, बताइएगा। प्रश्नावली क्या होती, विभिन्न व्यक्तियों को
उत्तर देने के लिए भेजी गई, प्रेषित माने भेजी गई प्रश्नों की एक सूची, प्रश्न लिख करके एक सूची भेजी जाती है कई व्यक्तियों को, विभिन्न व्यक्तियों को, वही प्रश्नावली होती है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, किसने कहा था ये प्रश्नावली की परिभाषा को देते हुए? तो ई बोगार्डर्स ने क्या कहा? ई बोगार्डर्स ने कहा कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्ति को उत्तर देने के लिए भेजी गई प्रश्नों की एक सूची होती है। ये परिभाषा प्रश्नावली की क्वेश्चन नायर की किसने दी है? ई बोगार्डर्स ने दी है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित है? बताएं, सही सुमेलित कौन सा इनमें से? भैया देखिए, इनमें से आपका सही सुमेलित कौन सा है? देखिए, सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, ये पुस्तक सोशल रिसर्च, पीबी यंग नहीं, दोनों गलत। रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशंस, इसको जहोदा एंड अदर्स ने लिखा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी ऑप्शन। मेथड्स इन सोशल रिसर्च, सी मोजा ने नहीं लिखा है, इसको गुडे एंड हार्ट ने लिखा है। तो आपका सी ऑप्शन जो लिया है यही करेक्ट आंसर होगा, बाकी तीनों गलत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भैया। प्रश्न, प्रश्नों की सूची जिसे उत्तरदाता के द्वारा शोधकर्ता की सहायता के बिना ही पूरित किया जाता है कही जाती है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि रिसर्च स्कॉलर क्या होते हैं कि 2-3-4 प्रोफेसर को या फिर जो अपने सगे संबंधी होते हैं, जो जानकार होते हैं, उनके पास एक जो है उस किसी मुद्दे पर रिसर्च कर रहे हैं, उस मुद्दे के रिसर्च के दौरान कई सारे दिमाग में उनके क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को लिख करके और उन सभी व्यक्तियों के पास सेंड कर देते हैं, ताकि कोई ना कोई उत्तर तो देगा ही। और जो सेंड करता है, यानी कि जो अन्वेषक होता है, खोजकर्ता जो होता है, जो रिसर्च स्कॉलर होता है, वो वहाँ तक जाता नहीं, बस केवल प्रश्नों को भेज देता है, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या डाक के माध्यम से या ईमेल कर देता है। तो फिर जब वो एक प्रकार से ऐसा भेजता है उसको, ठीक है, तो क्या होता है, उधर से एक प्रकार से वो खोजकर्ता जो होता है उसके पास नहीं आता अपने प्रोफेसर के पास, वो बिना उसके पास जाए हुए उन प्रश्नों के उत्तर को लिख करके और फिर से वो रीसेंड कर देता है। इस तरीके की एक प्रकार से ये क्या होती है, इसी विधि को क्या बोलते हैं भैया? इसी विधि को तो प्रश्नावली बोलते हैं, इसी को क्वेश्चनायर बोलते हैं, प्रश्नावली बोलते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, समाज वैज्ञानिक प्रश्नावली को प्रमुख मापी योग्य सामाजिक, बताएं, सामाजिक प्रश्नावली को प्रमुख मापी योग्य सामाजिक घटना के अध्ययन के एक सहायक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ परिभाषा किसने दी है? लुंडबर्ग ने, बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, लुंडबर्ग ने। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, प्रश्नावली एक समूह के व्यक्तियों को उत्तर देने हेतु प्रश्नों की एक तालिका होती है। यह परिभाषा किसने दी है? तो प्रश्नावली एक समूह के व्यक्तियों को उत्तर देने हेतु प्रश्नों की एक तालिका होती है, ये बोगार्डर्स महोदय ने कहा था। इस जो है प्रकार से परिभाषा दी है प्रश्नावली की। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है भाई। प्रश्न क्या है कि किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार होता है, परिभाषा किसने दी है? यानी कोई उद्देश्य आपका ध्यान में रख करके और किया गया गंभीर वार्तालाप, गंभीर मतलब एकदम सीरियसली बातचीत करते हैं कि किसी मुद्दे पर एकदम से कोई हंसी मजाक नहीं, बढ़िया से आराम से बैठ करके किसी मुद्दे पर, आजकल के साक्षात्कार की तरह नहीं, इंटरव्यू की तरह नहीं कि भाई मौज लेने के लिए और एक दूसरे को फेमस करने के लिए इंटरव्यू, आजकल बेमतलब का इंटरव्यू हो रहा है। आजकल के दुनिया में आप देखिए पॉडकास्ट दुनिया भर का कास्ट कर रहे हैं लोग बैठ करके यूट्यूब और फेसबुक पर। ये सब बस केवल जनता को मूर्ख बना रहे हैं। उनके भौतिक लाइफ और इन सभी के लाइफ के बारे में, अपने बारे में बताएंगे, लगेगा कि यही भगवान है, ऐसे बोलेंगे कि लगेगा कि भाई इनके आगे कुछ है ही नहीं दुनिया भर का। अरे तुमने महारत हासिल कर ली तो क्या दुनिया भर के लोगों ने महारत हासिल कर ली है तुम्हारे जैसे? ऐसे इस तरीके से बोलेंगे, लगेगा कि भैया बस आ जाए, सब कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे दुनिया, तबाही मचा देंगे। एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा पहले से पूरा फिक्स कर लेते हैं कि हमको किसके बारे में क्या बोलना है। अब उसके बारे में जब बोलेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा जनता सोचेगी अरे भाई उससे लड़ रहा है जनता। और देखिए टीआरपी पाने के चक्कर में दुनिया भर के इस समय खेल खेले जा रहे हैं। जब किसी व्यक्ति की टीआरपी डाउन होती तब यही पॉडकास्ट, किसी दूसरे का सहारा ले लो। चलो न्यूज़ चैनल डाउन होने लगा, 4 बढ़िया सेलिब्रिटी बुलवा लो, 4 जिनका उनको बुलवा लो, इनको बुलवा करके बस उन्हीं के बारे में थोड़ा क्वेश्चन पूछो। क्या कुछ इसमें कुछ रखा है? कोई मेहनत है इसमें? कुछ नहीं, बस आराम से सब कैमरा वैमरा लगा है, कैमरा वाले बेचारे मेहनत करते हैं खड़े खड़े, बाकी अपना बैठे हैं, क्रीम पाउडर लगा करके आए बैठे, पूछे 4 क्वेश्चन,
अच्छा ये है वो है, तो आपका चक्कर किसे चल रहा था, यही सब पूछ के अच्छा आपने उनको ऐसा क्यों बोला था, तो उसके बारे में कुछ बोलेंगे। फिर दूसरा व्यक्ति जो जिसके बारे में बोलेंगे वो भड़केगा, वो भी फ़ोन करेगा उनके पास कि भैया हमहू का बुला लो अपने पॉडकास्टवा में, ठीक है, जितना पैसा बोलोगे हम दे देंगे, वो भी आएगा, या पैसा जो पाएगा या मिलेगा, मतलब तो भी जैसा टीआरपी इतना ज़्यादा एक प्रकार से ख़राब चीज़ है कि उसके चक्कर में लोग खूब करते हैं यही सब। और आजकल की युवा पीढ़ी उसी वही सब देखने में भिड़ी है, पूरा वही देख रहे हैं, ठीक है, मार धाड़ देख रहे हैं एक दूसरे का, जबकि वो जानबूझ करके करते हैं, उनका कोई आपस में बैर नहीं होता, जानबूझ करके एक बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आपस में एक द्वंद्व कर लेते हैं ताकि जनता जो है एक प्रकार से उसी में फंसी रहे और कुछ उसको सोचने के लिए और ना रह जाए। वीडियो देखने के लिए आपको बोल दो कि यूट्यूब पर आप हमारी क्लास ले लें शुक्ला सर की, तो मुश्किल से 5 मिनट देख करके भाग जाओगे, पूरा ऐसे यहाँ तक जो इंप्रेशन ऐसे रहता है, ऐसे जा करके ऐसे एकदम से गड्ढे में धंस जाता है, ठीक है। वीडियो उठने का नाम नहीं ले रही है। पहले तो लोग देखते थे, आज जब से इंस्टाग्राम में दुनिया भर का ग्राम आ गया है तब से एकदम से पूरा सब जो है क्लास व्लास सब लड़के देख ही नहीं रहे हैं, सब जा करके 15 सेकंड की रील स्क्रॉल कर रहे हैं, वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, डांस देख रहे हैं। चलें, तो किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार होता है, यह परिभाषा किसने दी है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार है, गुडे और हार्ट ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, साक्षात्कार आमने सामने किया गया, यानी अब इंटरव्यू आमने सामने बैठ करके ही किया जाता है। एक संवादोचित आदान, संवाद यानी कि एक दूसरे का संवाद होता है, एक प्रश्न आप बोलेंगे उत्तर देंगे, उत्तर वो प्रश्न उत्तर, इस तरीके से संवाद उचित आदान प्रदान होता है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है। यह परिभाषा संबंधित है, किसने दी है परिभाषा भैया, इस परिभाषा को किसने दिया है, इस परिभाषा को किसने दिया भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। डेजिन महोदय ने इस परिभाषा को दिया। क्या कहा साक्षात्कार की परिभाषा को देते हुए कि साक्षात्कार आमने सामने किया गया एक संवाद उचित आदान प्रदान होता है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचनाएं क्या करता है, प्राप्त करता है। यह साक्षात्कार की परिभाषा दी है किसने, डेजिन महोदय ने। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया होती है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया होती है, यह किसने कहा था, मानेंद्र नाथ बसु ने यह परिभाषा दी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, मानेंद्र नाथ बसु राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका महोदय। प्रश्न निदर्शन वह प्रक्रिया है, निदर्शन जिसके द्वारा एक विशिष्ट समग्र में से निश्चित संख्या में व्यक्तियों, विषयों और निरीक्षणों को, मतलब कि निरीक्षणों को जाता है, निरीक्षणों को किया जाता है, वो एक प्रकार से क्या है। फेयरचाइल्ड ने कहा था निदर्शन प्रक्रिया के बारे में, निदर्शन प्रक्रिया की परिभाषा को देते क्या कहा HP फेयरचाइल्ड ने कि निदर्शन एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है, एक कोई विशिष्ट बड़ा एरिया होता है। जैसे मैंने आपको निदर्शन या प्रतिचयन बताया था या प्रतिदर्श प्रणाली, तो वही निदर्शन होता है, ठीक है, एक समग्र से छोटे से भाग को निकाल करके और समग्र की विशेषताओं को बताना, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधि अंश है, यह परिभाषा संबंधित है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधि अंश होता है, यह परिभाषा किसने कही है, सिन पाओ यंग ने कही है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से किसने कहा कि समस्या समाधान के लिए एक प्रस्तावित प्रश्न होता है, समस्या समाधान के लिए एक प्रस्तावित प्रश्न होता है, इसको जॉन सी टोटेनसेंड ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन छात्रों ने ए ऑप्शन लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका महोदय। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास का स्रोत नहीं है। उपलब्धता के आधार पर इनमें से कौन सा क्या नहीं है, इतिहास का स्रोत नहीं, मौखिक परंपराएं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत या जो है मतलब साक्षी स्पष्टीकरण। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नहीं है इतिहास का, तो ये एक प्रकार से मौखिक परंपराएं तो रही हैं, बिल्कुल ठीक है, इतिहास जानने में मौखिक परंपराओं में इंपॉर्टेंट, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत तो इंपॉर्टेंट ही है। साक्षी स्पष्टीकरण ये नहीं रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एनसाइक्लोपीडिया संपादित सामग्री को क्या कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया पर जो संपादित सामग्री है इसको द्वितीयक स्रोत के रूप में हम कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, रिसर्च में द्वितीयक स्रोत के रूप में काम आते हैं, सेकेंडरी डाटा के रूप में एनसाइक्लोपीडिया पर उपलब्ध सामग्रियाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन डेटा का स्रोत नहीं है, बताएं डेटा का स्रोत कौन नहीं है इनमें से। प्रशासनिक रिकॉर्ड जो है डेटा का स्रोत नहीं, क्या भैया प्रशासनिक रिकॉर्ड डेटा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न डेटा वर्गीकरण के तरीके नहीं है, बताइएगा। डेटा वर्गीकरण के तरीके नहीं है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। डेटा वर्गीकरण का तरीका क्या नहीं है? देखिए, डेटा वर्गीकरण का तरीका देखें, साक्षात्कार डेटा संग्रहण का तरीका है, डेटा वर्गीकरण का नहीं है, तो यही हो जाएगा। मानक विचलन, क्वांटल और अधिकतम मतलब कि अधिकतम विराम, ये सब एक प्रकार से डाटा को वर्गीकरण करने का तरीका है, जबकि साक्षात्कार डाटा को वर्गीकरण करने का तरीका नहीं है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से। अगला प्रश्न है डेटा वर्गीकरण के उद्देश्य हैं, बताएं। उद्देश्य हैं, तो यहाँ पर देखेंगे है नहीं लिखा, उद्देश्य पूछा गया, परिणाम यहाँ पर है नहीं लिखा है, लेकिन आप देखें सभी लिखा हुआ है, तो बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा डी ऑप्शन। हो सकता है बिंदी ना दे, तो सरलीकरण, एड्स मतलब कि एड्स तुलना और इसके अलावा उपयोगिता में सुधार, ये सब एक प्रकार से डेटा का वर्गीकरण का उद्देश्य होता है, ताकि एक प्रकार से एक दूसरे से तुलना कर पाएँ, सरलीकरण कर पाएँ उसको, ताकि एक बार में देखें तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है। अगला प्रश्न है, तकनीकी दृष्टि से वर्गीकरण का अर्थ होता है सादृश्यताओं व समानताओं के अनुसार तथ्यों को समूह एवं वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया। यह कथन संबंधित है, बताएं किससे संबंधित है भैया यह कथन? यह कथन किसने कहा था? एलहांस महोदय ने कहा था। किसने कहा था? एलहांस महोदय ने कहा कि सादृश्यताओं व समानताओं के अनुसार तथ्यों को समूह एवं वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया ही एक प्रकार से वर्गीकरण होती है। ये एलहांस महोदय ने कहा था वर्गीकरण की परिभाषा को देते हुए। आगे बढ़िए भैया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि जब एक अवलोकन को व्यवस्थित और नियोजित किया जाता है तो औपचारिक प्रक्रिया को कार्योजित करता है, जिसमें अच्छी तरह से परिभाषित अवलोकन श्रेणियों का एक सेट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया कि जब एक अवलोकन को व्यवस्थित और नियोजित किया जाता है, जो औपचारिक प्रक्रिया को कार्योजित करता है, जिसमें अच्छी तरह से परिभाषित अवलोकन श्रेणियों का एक सेट होता है, उसको संरचित अवलोकन कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया उसको संरचित अवलोकन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, परीक्षा में 2024 यानी अभी पूछा गया है। ठीक है, 2024 में आया क्वेश्चन से, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे भैया। चले, अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी अवलोकन की सीमाएं और कमजोरियां हैं, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी अवलोकन की सीमाएं और कमजोरियां हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अवलोकन की सीमाएं और कमजोरियां इनमें से कौन सी हैं? कमजोरियां हैं, कमजोरियां। और यहाँ पर देखिए प्लूरल नाउन आ गया, इनमें से सभी दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नियंत्रण का अभाव, छोटा प्रतिदर्श आकार और परिमाणीकरण की कठिनाइयाँ, ये सब एक प्रकार से अवलोकन की सीमाएं और कमजोरियाँ होती हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने डी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो इन प्रकार के प्रश्नों में आप बहुत ज़्यादा एक प्रकार से थोड़ा सा अगर नहीं जान पाएंगे, याद वाद नहीं है, तो आप डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन विशेषताएं, कमजोरियां, कठिनाइयां, ये सब जब आएंगे तब। ठीक है, विशेषताएं, लाभ, हानि, ये सब प्रकार। ठीक है, जब प्रश्नों के शब्दों या प्रश्नों के क्रमों को कोई विशिष्टता नहीं होती है, साक्षात्कारकर्ता को जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसे वो प्रश्न बनाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? यानी कि साक्षात्कारकर्ता, इंटरव्यू लेने वाला, जब उसको जैसे ज़रूरत पड़ती वैसे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करता है, तो इस प्रकार के साक्षात्कार को क्या बोलते हैं? इस प्रकार के साक्षात्कार को कैसा साक्षात्कार बोलते हैं? असंरचित साक्षात्कार बोलते हैं। ठीक है, असंरचित साक्षात्कार 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरदाताओं को आमतौर पर डाक के द्वारा भेजे जाने वाले प्रश्नों के संरचित सेट को क्या कहते हैं? तो जो डाक के द्वारा एक प्रकार से जो प्रश्नों का सेट भेजा जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रश्नावली बोलते हैं, क्वेश्चनर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास। 2024 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक कौन है, बताएं। द ग्रामर ऑफ साइंस को किसने लिखा भैया? कार्ल पियर्सन नाम के एक विद्वान है, इन्होंने लिखा है। कौन सी पुस्तक? द ग्रामर ऑफ साइंस। ध्यान रखेंगे इस बात को। फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका भैया। प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रसरण किसके बीच में पर आधारित होता है, मतलब कि बीच पर आधारित होता है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रसरण किसके बीच में आधारित होता है? तो मानक विचलन का प्रसारण जो होता है मानक विचलन का बीच में पर आधारित, मतलब कि बीच पर आधारित होता है मानक विचलन। यहाँ पर मानक विचलन कर लें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानक विचलन, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वितरण को सबसे अधिक बार आने वाले मान या स्कोर को क्या कहा जाता है?
तो वितरण में सबसे अधिक बार आने वाले मान या स्कोर को हम क्या कहते हैं, बताएं। सबसे अधिक बार जो मान है वितरण किसी मतलब कि वितरण में किसी श्रेणी में जब सबसे अधिक बार कोई संख्या आती है, कोई मान आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, बहुलक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि मान लेते हैं एक श्रृंखला दी गई है 1 3 4 2, ठीक है, 5 2 6 2 4, ठीक है। अब यहाँ पूछा जाएगा कि दी गई श्रृंखला में दी गई वितरण में बहुलक छांटिए। बहुलक क्या है आपको स्पष्ट दिख रहा है, एक बार दो आया, दो बार और 3 बार, यानी दो की संख्या 3 बार आई है, यानी कि दो जो संख्या है ये भी बहुलक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। माध्यिका वगैरह कैसे निकाली जाती है, इसे माध्य पूछा जाए, माध्य कैसे निकालना है आपको। माध्य निकालने से मान लेते हैं आपसे पूछा गया 1 2 3 4 5 ये संख्या दी गई, कहा गया दी गई वितरण का माप मतलब कि समांतर माध्य निकलिए। माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा x बटे, ठीक है, सिग्मा x बटे x। सिग्मा x का मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी सभी संख्याओं को जोड़ लो और कितनी संख्या भाग दे दो। तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 और 5 15, 15 यहाँ पर हो गई, सभी संख्याओं को जोड़ लिया, 15 आ गया। सिग्मा माने होता है जोड़, ठीक है, जोड़। x माने क्या होता है, संख्याएं जो दी गई वो, तो 5 संख्या दी गई, पाँचों को हमने जोड़ लिया, 15 हो गई। इसके आगे कितनी संख्या है, 5 संख्याएं हैं, 5 से हमने भाग कर दिया, ठीक है, 5 एकम 5 5 या 15, यानी कि माध्य क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। 3 क्या है, इसका माध्य है, ठीक है। माध्यिका कैसे निकालनी होती है, माध्यिका का सूत्र होता है, ठीक है, n+1 बटे 2वें पद का मान, ठीक है। इसमें 2वें पद का मान आपको ज्ञात करना होता है। माध्यिका में जैसे कोई श्रृंखला दी गई, मान लेते हैं 2 3 5 6 4, ठीक है, और यहाँ पर एक प्रकार से आपको इतना ही मान लेते हैं दी गई है, ठीक है। ऐसे माध्यिका निकाले तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये श्रृंखला जो दी गई है इसको आरोही या अवरोही क्रम में, यानी घटते बढ़ते क्रम में आपको सेट कर लेना है। सबसे पहले छोटी संख्या हमने देखी 2, फिर उससे छोटी 3, फिर उससे छोटी यहाँ पर 4 है, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर इसको मैंने लिखा। अब ये आपकी क्या हो गई भैया, ये हमने जो है बढ़ते क्रम में लिख लिया। अब इसको हमको सूत्र पर सेट करना क्या है कि यन यानी कि कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 पद हैं। यन माने होता है कि कितनी संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा 5, ठीक है। 1 + 1 सूत्र से आएगा 1 + 2, ये 2 भी सूत्र से है, तो 5 1 कितना हो गया 6, 6 बटे 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई, एक प्रकार से 2 तिहाई 6, यानी कि 3 आएगा बराबर। अब यहाँ पर सूत्र में क्या था, वे पद का मान, तो तीसरे पद का मान आपको ज्ञात करना। तीसरे पद का मान तीसरे नंबर पर जो होगा वही माध्यिका होगी। पहले नंबर पर 1 है, दूसरे नंबर पर 2 3 है और तीसरे नंबर पर क्या है आपका 4 है। तो दी गई श्रृंखला में 4 जो होगी वो माध्यिका होगी, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो माध्यिका आपकी क्या होगी, 4 होगी। चले, तो इस तरीके से आपको माध्यिका ज्ञात करनी है, निकालना है। बहुलक तो वैसे आपको दिख जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुलक के क्या फ़ायदे होते हैं। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुलक के क्या फ़ायदे होते हैं। अब मैंने फिर से आपको बताया था फ़ायदे होते हैं, फ़ायदे अब है नहीं दिया है तब भी आप देखिए फ़ायदे लाभ हानि सब दिया है और डी ऑप्शन में इनमें से सभी दिया है, तो हमेशा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। एक सरल श्रृंखला में बहुलक को अवलोकन के द्वारा आसानी से परिभाषित किया जा सकता है, यानी कोई श्रृंखला उसमें आप अवलोकन मैंने देख करके ही बता पाएंगे कितनी संख्या या कौन सा बहुलक होगा, ठीक है। अब इसमें क्लियर हो जाता है। इसे ग्राफ से भी पहचाना जा सकता है और इसकी गणना आसानी से की जा सकती है बहुलक की, बहुलक में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बहुलक के ये सभी फायदे होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, माध्य के समानांतर माध्य के क्या नुकसान होते हैं। समांतर माध्य के नुकसान, अब इनमें से देखें, इनमें से कोई नहीं दिया है यहाँ पर, तो ये तो होगा नहीं, आप गलत काट दीजिए इसको पहले से। अब सी ऑप्शन में क्या देखें, जो इनमें से दोनों मतलब कि आप देखें नुकसान फायदे ये सब जब होंगे तब हमेशा संज्ञान मतलब कि प्लूरल नाउन की बात ही कर रहा है, यानी कि आपको एक प्रकार से बहुवचन संज्ञा की बात कर रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में क्या दिया, दोनों ए एंड बी, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो संख्याओं में आपको बात कर रहा है। इसका उपयोग गुणात्मक विश्लेषण के लिए नहीं किया जाता, बिल्कुल अनुपात की गणना के लिए माध्य उपयोगी नहीं है। तो ये दोनों एक प्रकार से इसकी क्या है, इसकी नुकसान यानी कि इसकी हानियां होती हैं माध्य की, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप जो है अगर ट्रिक फॉलो करें तो ये भी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चंस ए और बी वाले सही आते हैं कि ए और सी दोनों सही या ए और बी दोनों सही, बी और सी दोनों सही, ये करेक्ट आंसर होते हैं हमेशा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, माध्यिका के क्या फ़ायदे होते हैं। अब देखिए फ़ायदे होते हैं, अब फ़ायदे भी यहाँ पर पूछे गए, फ़ायदे होते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, फ़ायदे लाभ हानि नुकसान विशेषता परिणाम कारण प्रकार ये सब पूछा जाएगा, तो हमेशा आप क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन लगाएंगे, उपयुक्त सभी। माध्यिका पढ़ते हैं इसको, इसकी गणना सभी वितरणों में की जाती है, बिल्कुल की जाती है।
ठीक है। और इसके अलावा चरम वस्तुओं से भी इसका पता लगाया जा सकता है, बिल्कुल। और इसे आराम से मतलब कि इसे आम लोग भी समझ जाते हैं, किसको, माध्यिका को, बिल्कुल समझ जाते हैं। तो यानी कि तीनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसके, यानी कि इसका डी लगेगा ऊपर तो सभी। तो ऐसे ही एक प्रकार से ट्रिक फॉलो करिएगा। लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस आपके जो होते हैं ये हमेशा इस पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि बता दें, इसी पेपर में नहीं सभी पेपर में आप देखेंगे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न क्या आ चुका है कि देखें, जब किसी श्रृंखला में सभी अवलोकनों के योग को अवलोकनों की संख्या से विभाजित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। तो जब किसी एक प्रकार से श्रृंखला में सभी अवलोकन माने जो तथ्य हैं उनको एक प्रकार से पहले उनको क्या करते हैं, उनकी संख्या से विभाजित कर दिया था, तो इसको एक प्रकार से माध्य बोलते हैं। यानी कि जब कोई श्रृंखला है उसमें जो अवलोकन है, अवलोकन माने जो सभी संख्याएं हैं उनको जोड़ दिया, यानी सिग्मा एक्स हो गया। यानी कि जो माध्य होता है वही होता है, सभी को जोड़ करके कितनी संख्याएं उससे भाग दे दो वही माध्य होता है। जो सबसे अधिक बार है बहुलक होता है और माध्य का n+1/2वें पद का मान। ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, सूत्र भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। अगला श्रृंखला को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद का जो मध्यमान होता है वो क्या कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं भैया, उसी को तो माध्यिका बोलते हैं। मैंने कई बार आपको समझाया भी, मैंने सूत्र भी बताया था, माध्यिका होती है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 2024 में ये सब क्वेश्चन पूछे गए, परीक्षा में 100% आने वाले हैं। अगला प्रश्न, सहभागी अवलोकन की दुर्बलता क्या होती है। अब देखिए इनमें से दुर्बलता है, विशेषता है, लाभ है, हानि है, मैंने आपको कई बार समझाया ना। तो सहभागी अवलोकन की दुर्बलता क्या है, इनमें से सभी दिया है, ऑप्शन डी लगा दीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। निम्न वस्तुनिष्ठता होती सहभागी अवलोकन की, अन्वेषणकर्ता घटना को प्रभावित कर सकता है, बिल्कुल, और अन्वेषक घटना की व्यक्तिपरक व्याख्या कर सकता है। तो ये सभी एक प्रकार से दुर्बलताएं होती हैं सहभागी अवलोकन की, ठीक है। आगे देखेंगे, ऐसी अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए प्रश्न है आपका कि प्रश्नावली केवल किस प्रकार की जनसंख्या पर प्रशासित की जा सकती है। तो प्रश्नावली जो होती भैया वो एक प्रकार से किसी भी प्रकार की जनसंख्या पर प्रशासित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जो है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च ये पुस्तक है, इस किसके द्वारा लिखी गई भाई, फटाफट से आप बताएंगे। तो पीबी यंग के द्वारा ये पुस्तक लिखी, किसके द्वारा, पीबी यंग के द्वारा पुस्तक लिखी गई। कौन सी भैया, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक पीबी यंग ने लिखा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया, ठीक है। अगर आपको इसका जो है PDF प्राप्त करना है या किसी भी सब्जेक्ट का PDF प्राप्त करना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का PDF, लिखित का PDF जो है ये सब मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, 5th सेमेस्टर में आप हैं तो SMS करें 91 61 93 60 62, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की PDF आपको मिलेगी को करिकुलर के साथ, यानी एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, ये भी आपको मिल जाएगा। नाम अपना, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं, अपने सब्जेक्ट के नेम भी लिख दीजिएगा। इसके बाद में एक प्रकार से आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसमें आपको 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको सभी सब्जेक्ट के जो PDF वाले हैं, PDF सभी सब्जेक्ट के आपको सेंड कर दी, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, 2 मेजर सब्जेक्ट और एक को करिकुलर, इन तीनों के PDF आपके पास सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के कर दिए जाएंगे, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे उन सभी की तैयारी आपकी होती रहेगी। क्लास आपकी यूट्यूब पर ही होगी और बाकी PDF जो होंगी आपको कहाँ पर मिलेगी, वो एक प्रकार से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी। तो PDFs आपको मिलेंगे। इसके साथ ही साथ एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस जो आपका को करिकुलर पेपर होता है उसकी PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपके सभी सब्जेक्ट की PDF मिलती रहेगी। अभी आपने देखा होगा कि ये आपका सोशियोलॉजी का पेपर 2 का मॉडल पेपर हो गया, पेपर 1 का भी मॉडल पेपर सोशियोलॉजी का मैंने ऑब्जेक्टिव का करवा रखा है। राजनीति विज्ञान का पेपर 1 का और पेपर 2 दोनों का MCQs हो चुका 100 वाला, तो ये भी आप देख लीजिए। लोक प्रशासन के सिद्धांत, इसकी भी MCQs मॉडल पेपर आपने कल देखा होगा। तो इस तरीके से अन्य सब्जेक्ट यानी अदर जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे सभी सब्जेक्ट की तैयारी विधिवत तरीके से आपकी हो जाएगी, मतलब कि ऑब्जेक्टिव की भी लिखित की भी। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप मॉडल पेपर और महासंग्राम रिवीजन क्लास के माध्यम से सभी सब्जेक्ट की चीज़ों को आप तैयार कर पाएंगे, समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है।